हेलो एवरीवन। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम अभी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। इसमें हम सारे चार्टर एक्ट्स, काउंसिल एक्ट्स, ये सब पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जानते हैं। द एक्ट मार्क्ड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी डिमांड ये थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करें। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर के द्वारा कंट्रोल्ड रहे। अगर लेजिस्लेचर चाहे तो उस गवर्नमेंट को वो हटा भी सके। जैसे आज के प्रेजेंट इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट है उसे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होना ज़रूरी है, उसे पार्लियामेंट की कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है दैट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो जो आज की कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंडिया की पॉलिटी में देखते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, इसकी डिमांड बहुत पहले से ब्रिटिश इंडिया के टाइम से चली आ रही थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इसको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया था। और ये काफ़ी लेंदी और डिटेल डॉक्यूमेंट है बिकॉज देयर वर 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। अब जानते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। और ये इतना डिटेल डॉक्यूमेंट है कि इंडिया का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस एक्ट से बोरो करता है। जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और पढ़ेंगे, उसके सोर्सेज के बारे में जानेंगे, तब हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किन फीचर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के किन फीचर्स को आज के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हम पाते हैं। अभी हम फीचर्स को भी पढ़ते हैं तब भी एक पैरेलल लेकर चलेंगे। जैसे कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी यहाँ पे, जिसमें प्रोविंसेस होंगे और उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो उसके यूनिट्स होंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि दिस फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया। तो ये जो फेडरेशन की बात की गई थी ये एक्चुअल में रियलाइज नहीं हो पाया। इट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। कौन कौन सी 3 लिस्ट? फेडरल लिस्ट जो सेंटर के लिए हो गए, इसमें 59 आइटम्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें 54 आइटम्स थे, ये प्रोविंसेस के लिए थी। और कॉन्करेंट लिस्ट, ये दोनों के लिए थी, इसमें 36 आइटम्स थे। तो अब इन 3 लिस्ट के बारे में जानते हैं ये है क्या। अगर आज के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के को हम देखें तो इंडिया के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं। एक है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब ये है कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें लॉ कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जो स्टेट लिस्ट है उसमें रिस्पेक्टिव स्टेट्स लॉ बना सकते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। तो वैसी ही चीज़ हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 1935 के एक्ट में जो पावर्स थी सेंटर और स्टेट्स में, यूनिट्स में, वो 3 उसमें डिवाइड कर दी गई। फेडरल लिस्ट में सिर्फ वो आइटम्स थे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंसेस लॉ बना सकते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो एक तरीके से पावर का डिवाइड हो गया। प्रोविंसेस को उनकी जो पावर्स थी वो सेंटर से अलग करके बता दी गई। इसका मतलब ये था कि प्रोविंसेस को थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी दी जा रही थी कि उनका एक रिस्पेक्टिव स्फीयर ऑफ वर्क है, वहाँ पर वो अपना काम कर सकते हैं, सेंटर उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जैसे कि प्रोविंशियल लिस्ट है उसमें सेंट्रल लॉ नहीं बनाएगा। देन रेसिडुअरी पावर्स, इन 3 लिस्ट के अलावा जो भी पावर्स थी उसमें लॉ बनाने की पावर्स किसके पास थी? वो थी वाइसरॉय के पास। आज के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये रेसिडुअरी पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास। तो आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं। वाइसरॉय कुड वीटो अ बिल पास बाय फेडरल लेजिस्लेचर। तो वाइसरॉय के पास अभी भी वीटो पावर्स थे, मतलब द सुप्रीम अथॉरिटी वाज द वाइसरॉय। Then it abolished the diarchy in provinces.
1919 एक्ट में प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, मतलब दो सब्जेक्ट्स थे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट्स में गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो बिना लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए वो उस पर लॉ बना सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो थे जिसमें उन्हें लेजिस्लेचर को भी कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, डायरकी का जो कॉन्सेप्ट था उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई, मतलब गवर्नर को अब एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना था, and they were responsible to provincial legislature. Legislature was given the power to control the government on all the spheres. अब ऐसा कोई दो सब्जेक्ट्स नहीं थे कि सिर्फ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में कंट्रोल करेगी और रिजर्व में नहीं करेगी, ऐसा नहीं था। जो दो डिफ्रेंसिएशन किया गया था वो खत्म कर दिया गया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पूरे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में हो गया। देन इट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि प्रोविंसेस को एक तरीके से ऑटोनॉमी दिया जाए। ऐसा नहीं है कि प्रोविंसेस जो हैं उस पर सेंट्रल का कंट्रोल रहे, सेंट्रल का जो रिस्पेक्टिव स्फीयर ऑफ वर्क है वो अलग रहे और जो प्रोविंसेस का वर्क है वो अलग रहे। आज के टाइम में भी हम फेडरलिज्म को जो कॉन्सेप्ट इंडिया में देखते हैं, जहाँ पर आप न्यूज़ अगर पढ़ते होंगे तो ये बोला जाता होगा कि देखते होंगे आप कि स्टेट्स बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म खतरे में है। तो इसका मतलब क्या है? स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है वो सेंट्रल खत्म करना चाहता है। तो इस तरीके की जो बातें थी, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई थी। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया का जो नेशनल स्ट्रगल है उसके दौरान फ्रेम हुआ था, फॉर्म हुआ था। प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिफाइंड स्फीयर्स। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये था कि अपने स्फीयर्स में उनका जो कार्य क्षेत्र था उस पर वो ऑटोनोमस यूनिट्स के तौर पर काम कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोविंसेस डिराइव देयर अथॉरिटी एंड पावर डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑटोनॉमी के लिए। जैसे आज स्टेट्स डिराइव देयर पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली उनको उनकी पावर्स और अथॉरिटी देता है। उसी तरीके से प्रोविंसेस उस समय अपनी अथॉरिटी और पावर डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन से डिराइव करते थे। दे वर गिवन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स एंड रिसोर्सेज। उनको इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स एंड रिसोर्सेज ये भी दिया गया था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तरीके की ऑटोनॉमी के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बिना पॉलिटिकल ऑटोनॉमी किसी काम की नहीं है, काफ़ी अधूरी है वो। तो उनको एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स दिए गए थे, रिसोर्सेज दिए गए थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुड बोरो मनी ऑन देयर ओन सिक्योरिटी। ये भी पावर्स दिए गए थे उनको कि वो अपने सिक्योरिटी पर मनी भी बोरो कर सकते हैं। देन इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अब जो डायरकी प्रोविंसेस में तो ख़त्म की गई, लेकिन सेंटर में वही डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि 1919 एक्ट में जो डायरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो तो प्रोविंसेस में फेल हो गया और 1935 एक्ट में उसको ख़त्म भी कर दिया गया। लेकिन सेंटर में उसे एक बार फिर से ट्राई करने का प्रयास किया गया कि चलो प्रोविंसेस में नहीं हुआ तो सेंटर में एक बार करके देखते हैं। तो हुआ क्या कि फेडरल जो सब्जेक्ट्स थे उनको वैसे ही रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। बट ये जो प्रोविजन था ऑफ द एक्ट इट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। ये जो प्रोविजन किया गया था ये ऑपरेशन में नहीं आया। अब जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इस पे और डिटेल में जानेंगे कि ऐसे क्या कारण थे कि ये ऑपरेशन में नहीं आया। बट स्टिल नाउ वी आर ओनली स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो अभी हम उस चीज़ को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो यहाँ पर बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। बाई कैमरलिज्म का मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर है उसमें 2 हाउसेज हों। जैसे आज हमारा पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो 1919 एक्ट में बाई कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। इन 1935 एक्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में भी। अब प्रोविंसेस में भी 2 हाउसेज हो गए। इट वॉज लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे अपर हाउस बोला गया और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस।
आज भी बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, सारे स्टेट्स तो नहीं लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें 2 हाउसेस हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो आज का पॉलिटी है, हमारी जो आज की व्यवस्था है, वो ब्रिटिश इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कौन कौन से प्रोविंसेस में थे वो? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस आज का उत्तर प्रदेश। It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes, women and labor. तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, इसको इन्होंने एक्सटेंड किया बिकॉज द ब्रिटिशर्स, उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई भी नेशनल मूवमेंट हो, वो एक यूनाइटेड लेवल पे चले, जहाँ पे इंडिया का सारा सेक्शन, सारी कम्युनिटी एक साथ ब्रिटिशर्स का अपोज करे। तो वो किसी ना किसी तरीके के रूल्स, नियम लगाते थे जिससे कि इंडिया की जो कम्युनिटी है वो लगातार डिवाइड होती रहे और नेशनल मूवमेंट का जो फ्लो है वो इंटेंसिफाई ना हो पाए। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टैब्लिश बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था, उसको यहाँ पर एबॉलिश कर दिया गया एक। और उसकी जगह क्या हुआ? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था इंडिया का, इट वॉज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर्स। तो अब आप कमेंट पर ये लिख कर बताइए कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, ये किस एक्ट के द्वारा इस पोस्ट की रचना की गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखेंगे तो पुराने एक्ट्स में आपको मिलेगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कब बनाया गया था। देन फ्रेंचाइज वॉज एक्सटेंडेड, मतलब वोट देने की जो पॉपुलेशन थी, कौन कौन वोट दे सकता है, वो बढ़ाई गई। नाउ अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। इंडिया में इस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जहाँ पर हर अमीर गरीब किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, वो वोट दे सकता है। बट इतनी आसानी से ये वोटिंग पावर्स हमें नहीं मिली हैं। ब्रिटिश टाइम में इट वॉज ओनली, जो कि 1935 का एक्ट है, सिर्फ हमारी आज़ादी के 12 वर्ष पहले, तब भी मात्र 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। तो आप समझ सकते हैं दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज अ बिग स्टेप इन द इंडियन पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी। प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भी हमारे भारत में है, तो ये 1935 एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। Provided for the establishment of Federal Public Service Commission. It also provided for establishment of Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. तो Federal Public Service Commission जैसे आज का यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो इसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 2 और मोर प्रोविंसेस के लिए होगी। तो आज भी स्टेट की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपी पीएससी है, बीपीएससी है, बिहार पीएससी है और उत्तर प्रदेश का भी पीएससी है। तो इस समय भी ये सारी हम चीज़ें देख रहे हैं। इतने सालों के बाद भी वही सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क अभी भी चल रहा है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट सेटअप इन 1937। और आज के पैरेलल अगर देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में। अब असेसमेंट करते हैं एक्ट का कि एक्ट किस हद तक सही रहा, इसमें क्या ड्रॉबैक्स थे। द एक्ट वॉज ए स्टेप टूवर्ड्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक ही अच्छी बात थी, दैट वॉज स्टेप टूवर्ड्स ए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट द एक्ट प्रोवाइडेड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ग्रोथ। ये हुआ क्या कि द राइट ऑफ अमेंडमेंट इट वॉज रिजर्व फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इन्होंने जो एक्ट दिया एक तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके से ही था भारत के लिए, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया ने नहीं फ्रेम किया था, इट वॉज फ्रेम्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट में थी। इसका मतलब ये था दैट इंटरनली कोई भी ग्रोथ यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। और इसी वजह से, क्योंकि अमेंडमेंट का पर्पस ही यही होता है कि पॉलिटी और सोसाइटी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकें। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो वैसे वैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को उस हिसाब से चेंज करते रहें। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, किस लिए हुआ? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो इतना रिजिड नहीं है कि हमारी सोसाइटी के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम उसे अमेंड ना कर सकें। तो हुआ क्या कि इसका इट वॉज कंडेम बाई नियरली ऑल सेक्शंस एंड इट वॉज यूनानिमसली रिजेक्टेड बाई कांग्रेस। तो सभी ने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने तो इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इंस्टेड the Congress demanded convening of constituent assemblies elected on the basis of adult franchise to frame a constitution of independent India। तो कांग्रेस ने ये कहा भैया कि आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन मत बनाइए, बस हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कर दीजिए जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जिसके मेंबर्स सेलेक्टेड हों, इलेक्टेड हों, और वो हम लोग फिर अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। तो इसी चीज़ की मांग चल रही थी कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाए, भारत अपने लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो कांग्रेस ने ये बोलकर इस एक्ट का रिजेक्शन कर दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें है दैट इट वाज द एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, इट प्रोमोटेड सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एंड इट कल्मिनेटेड इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे उसको इस एक्ट द्वारा बढ़ाया गया और धीरे धीरे भारत में एक कम्युनिटीज़ के बीच जो दो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, हिंदू एंड मुस्लिम्स, उसके बीच एक रिफ्ट बनता गया और ये फाइनली पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में उसी में इसका एंड हुआ। तो ये सारी बातें थी इस एक्ट में। अब अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका जो नोट्स आपने पढ़ा है अभी तक उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF फॉर्मेट में, आप कर सकते हैं इस वेबसाइट में www.dhammaofupsc.com। और इस वेबसाइट में आप नोट्स पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे वीडियोस जो भी हैं मैं एक सीरीज़ में चला रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट करनी है इस इंडियन पॉलिटी को। तो ये कोई स्टैंड अलोन वीडियो नहीं है, ये एक सीरीज़ में चल रहा है जिसमें हम पॉलिटी को कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं UPSC और स्टेट PSCs के एस्पिरेंट्स के लिए, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही कंप्लीट कवरेज होगा इसमें, ठीक है। तो इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर करिए क्योंकि इसमें आपका जो प्रेपरेशन है वो कंप्लीट होगा और आपको कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन इस चैनल के वीडियोस को देखकर ही हो जाएगी। इस बात की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ। तो इसको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आप और भी वीडियोस चैनल को आसानी से फाइंड कर सकेंगे। आप यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप कोई भी नॉमिनल पेमेंट के द्वारा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। UPSC@UPI, UPSC@Kotak, इन दोनों के अलावा हम किसी में भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कोई भी नॉमिनल पेमेंट आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल धम्मा ऑफ UPSC, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, विल मीट नेक्स्ट टाइम।